हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ईपीआई समाधान में। और एक हमने लेक्चर के साथ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं आपको एक नया लेक्चर यूनिट नंबर 1 का हमारा 8वां टॉपिक। आशा ही करते हैं आपने पिछली क्लास से रिवीजन की होगी, अच्छे से समझी होगी और फिर यहाँ तक पहुँचे होगी, क्योंकि जब तक आप पिछली क्लास रिवाइजन नहीं करोगे, एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ोगे कंटिन्यू, जिससे ये टॉपिक थोड़ा हार्ड लगेगा आपको। जैसे आप टॉपिक टू टॉपिक वाइज पढ़ोगे ना, सारे टॉपिक बहुत इजी लगेंगे आपको। अब हम बात कर रहे हैं कि त्रिज्य तथा या गोलीय तरंग फलन या प्रायतावित्र आरेख या वितरण वक्र क्या होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको नाम दिखाई दे रहा होगा तरंग फलन। तरंग फलन हमने सोडिगार्ड समीकरण के अंदर पढ़ा था, क्या होता है, इसके द्वारा इसको डिसाइड करते हैं एवं पुनः उनकी रिवीजन करते हैं। उसको देखो फाइव से दर्शाया जाता है। यह जो तरंग फलन है ना, ये तरंग फलन दो भागों में विभाजित हो जाता है, त्रिज्यीय या गोलीय रूप में। इसको अंग्रेजी के अंदर हम कहते हैं रेडिकुलर और एंगुलर, इसको कहते हैं। ठीक है। और मैंने क्या, अब इसमें भी हम एक और फाइव स्क्वायर की बात कर रहे थे ना। फाइव स्क्वायर क्या होता है? फाइव स्क्वायर में होता है, ये देखिए नाम है बहुत, ये चीजें एक ही है, चीजें ना चेंज नहीं होने वाली चीजें। अब इस रिवीजन करते रहिए, बार बार चीजें दोहराई जाएगी, उनसे ही क्या होगी, एकमात्र छोटी सी चीज नई चीज बनेगी, वो आपको एक टॉपिक के रूप में मिलने वाली है। हमने वही बात जो बहुत भाई साहब ने कहा था कि अब क्या होता है कि ये तो दूरी नाभिक से न्यूक्लियन कहते हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं, उसको सम्मिलित रूप से आप क्या कहोगे, न्यूक्लियन कहेंगे। ये जो आर दूरी है, ये क्या है, ये वो वह क्षेत्र है, फाइव स्क्वायर है, जहां पर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावनाएं होती है ना, वो सबसे अधिक होती है। 3D क्षेत्र, त्रिविम क्षेत्र है, जहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावनाएं है वो सर्वाधिक होगी। इसको फाइव स्क्वायर के द्वारा बताया गया है। और नाभिक और जो जिस क्षेत्र के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना से अधिक होती है, उसको हम आर कहते हैं, जो हमारे क्या होता है, त्रिज्यीय क्षेत्र, इसको दूरी के द्वारा आर के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। अब इसी के बात करें तो इनको किस प्रकार से विभाजित किया जाता देखते हैं। इसको हम आर जो दूरी है और को फाइव कोणों के अंदर इसको विभाजित करते हैं। ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे आप लिखोगे तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम आर रेडिकुलर मतलब त्रिज्यीय आर, और इसको लिखेंगे एंगुलर मतलब कोणीय रूप में रखते हैं। आर रेडिकुल आर दूरी पर निर्भर करता है, मतलब जब हम त्रिज्यीय तरंग फलन की बात करेंगे तो वो सिर्फ आर दूरी पर निर्भर करेगा। और जब इनकी बात करेंगे तो ये दोनों देखो, एस के लिए तो क्या होगा, केवल और केवल क्या होगा, सिर्फ ये इस पर डिपेंड करेगा, परंतु जब पी की बात आप करोगे तो आर दूरी पर डिपेंड करेगा और ये क्या करेगा, कोण पर भी डिपेंड करेगा। इनके तो एंगुलर है ना, कोण पाई और थीटा की वैल्यू ना लगातार बदलती रहती है, समान नहीं रहती है। ठीक है, इतनी बात कर ली है हमने। अब मैंने क्या कहा, तरंग फलन दो भागों में विभाजित होता है। ठीक है। एक आप क्या बोलते हो, उसको आर रेडिकुलर, एक इसको बोलते हैं एंगुलर। ठीक है। इसको बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, गोली। ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ हम त्रिज्य मतलब आर की बात, वैल्यू की बात करने वाले हैं। तो त्रिज्य किस पर डिपेंड करेगा, त्रिज्य डिपेंड करेगा, वो करेगा, इसको हम एक रूप से थोड़ा क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ाने के बाद इसको लिख सकते हैं आर, इसको दर्शाया जा सकता है। देखिए जो आर थीटा और फाई है, ये केवल किस पर डिपेंड करेगा, आर रेडिकुलर, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या, अगर नाभिक से जो हम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायता उस दूरी पर डिपेंड करता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा और देखते हैं, अब कुछ टॉपिक करेंगे, पॉइंट करेंगे, फिर और आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए पहला पॉइंट की बात करते हैं। अब देखो जैसे जैसे ना आप नाभि से दूर जाते जाएंगे, क्या होंगे, दूर जाते जाएंगे करके। ठीक है। अब हम बात करें तो ये किस पर डिपेंड करता है, आज तो कुछ टॉपिक की बात कर रहा था मैं, जैसे जैसे क्या है कि हम नाभि से जैसे आप दूर जाते जाओगे ना, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायता है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाएगी इस दिशा में। ठीक है। इस दिशा में आप जैसे जैसे जाते जाओगे ना, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायता उतनी कम होती जाएगी, और जहां
कोण ले जाओगे ना तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना आपकी बढ़ती जाएगी। ये सिंपल से टॉपिक खत्म होगा। ठीक है, दो यहाँ से टॉपिक आपको खत्म हो जाते हैं। पहला टॉपिक ये, जैसे आप दूर जाओगे ना अभी से, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना है वो कम होती जाएगी, और जैसे पास आते जाओगे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है वो उतनी बढ़ती जाएगी। तीसरे पॉइंट की बात करूं मैं, देखिए जब हम इसके अंदर ग्राफ बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो ग्राफ, कि अगर आप बात करो 1s की, 2s की और 3s की बात करूं, तो इनमें आप क्रम से जो शिखर है वो 1 2 3 देखने को मिलते हैं। और इनके अलावा अगर मैं पी और डी की बात करूँ तो जो शिखर की वैल्यू है वो एन देखने को मिलती है। एन क्या है? एन ये वैल्यू इनके अंदर, ये जो वैल्यू है इनको क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। हमने क्वांटम संख्याओं के बारे में इनको जानकारी इनकी ली है। तो होता क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना मतलब आर इक्वल टू जहां पर 0 हो, वह क्षेत्र नोड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नोड्स कहलाते हैं। और नोड्स की संख्या को आप n-1 के द्वारा बता सकते हैं। किसके द्वारा बता सकते हैं? n-1 के द्वारा। देखो बाकी चार टॉपिक को देख लीजिए, चार बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जैसे आप नाभिक से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है वो कम होती जाएगी। जैसे पास आओगे वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है आपको बढ़ती जाएगी। तीसरी टॉपिक की बात करूं तो मैंने क्या कहा कि जैसे ये है 1s 2s 3s, यहाँ पर क्या होता है, जो शिखर की जो वैल्यूज है, शिखर 1 2 3 शिखर से प्राप्त होंगे। पी की बात करूं जो शिखर है वो n-1 से ज्ञात कीजिए आप, और डी की बात करूं तो शिखर n-2 से ज्ञात कीजिए। ठीक है, नोड्स की मैंने क्या कहा, जहां पर r बराबर 0 को वहां पर नोड्स वैल्यू आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? n-1 से ज्ञात कर सकते हैं। अब ग्राफ की बात करते हैं, जैसे पहले ले लेते हैं 1s के लिए। तो मैंने क्या कहा कि हम ये जो तल होता है इसको हम वाई तल बोलेंगे, ये एक्स वाई तल में बना रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल ग्राफ बना रहे हैं। पहला 1s के लिए बनाते हैं तो आप नॉर्मल से पहला नॉर्मल शिखर एक शिखर ही प्राप्त होता है। ठीक है, इसको टच मत कीजिए, एक ही शिखर टच करिए, इसमें नहीं मत। ठीक है, ठीक है। 1s की बात करें, क्योंकि 1s की बात करोगे तो इसमें नोड्स कितने होंगे? वो 0 होंगे, क्योंकि जीरो नोड्स कैसे याद करते हैं? n से। ये 1s के लिए बात करूं मैं तो इसमें n की वैल्यू कितनी है? 1, और l की वैल्यू कितनी है? 0। तो n-1 तो नोड्स में 0, मतलब 0 का मतलब नोड्स का 0 है कि जो नीचे वाली सतह है ना उससे वो टच नहीं होनी चाहिए। ठीक, जितनी बार टच होगी ना उतनी बार आपको यहाँ पर टच मत कीजिए, यहाँ पर भी टच मत कीजिए। ठीक है, और 2s की बात करूँ तो 2s के लिए बना लीजिए, बहुत ईजी बनेगा वो। 2s के लिए बात करें, 3s के लिए अपने यहाँ बनाइए। दो शिखर मैंने कहा, दो शिखर यहाँ से टच कर दीजिए, इसको टच मत कीजिए। ठीक है, ये वापस x और y। n की वैल्यू इसके लिए 2 है और n की वैल्यू इसके अंदर 1 है। नोड्स की बात करें, n-1 नोड कितनी हो जाएगी? वैल्यू रख दीजिए आप 2 1 और एक नोड ये देखो 0, r बराबर जहाँ पर क्या है। ठीक है, 3s के लिए अपने आप बनाइए। ठीक है, आप अगर मैं बात करूँ एक p के लिए भी बना लेते हैं। अगर मैं बात करूँ 3p के बनाता हूँ, 3p की वैल्यू बात करूँ वापस के अंदर आप लीजिएगा, यह पक्ष y दिए हो रहा है x। इस लाइन की बात करूँ तो 3 हो रहे हैं, और p की अगर l की बात करूँ तो l कितने हो जाएंगे? एक कम कर दीजिए, जिससे 2 हो जाएंगे। और नोट्स इसमें किस प्रकार से आप शिखर कैसे ज्ञात करोगे? n-1 के द्वारा, तो शिखर इसमें हो जाएगा 2। ये हम इसकी बात करते हैं शिखर की बात करते हैं, शिखर में और नोट्स भी कुछ इस प्रकार से ज्ञात करते हैं आप। नोट्स भी इसके अंदर आपको 2 देखने को मिलते हैं। तो 2 शिखर बना लेते हैं, यहाँ से शुरू कर लीजिए 1 2 और तीसरा शिखर हमें कितनी चाहिए? 2 चाहिए ना शिखर। शिखर इसमें कितने होंगे? 2, और 2 क्या होंगे इसके अंदर? नोट्स होंगे। कुछ आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। 2 हमारे पास क्या आ गया इसके अंदर? शिखर आ गया। 2 ही हमारे पास क्या नोट्स आ गए? देखो r बराबर 0 जो हमारे अंदर बन चुका है। अगर मैं बात करूँ 3D की बात करूँ तो 3D के लिए एक और ग्राफ बना लेते हैं हम। 3D के अंदर मैंने क्या कहा था? n-2। तो इसके लिए तो कितना होगा? n-2 की बात करें 3-2 शिखर इसमें कितना होगा? 1। नोट्स कितने होंगे? नोट्स की संख्या मैंने याद करने की 2 नोट्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, क्या हम जाता है? नीचे की तरफ। शिखर तो इसमें दोनों में एक ही ना, तो एक ये रहा और ये एक ये रहा। इसमें हमारे पास 2 शिखर से इसमें अंदर प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये 3D के लिए। 4D के लिए बना सकते हैं, वापस ऊपर बनाना दिखा दे रहा था आपको, तो हमने इस प्रकार के शिखर इसमें एक ही है, मैंने बता दिया। आपको ग्राफ बना सकते हो आप, अगर आपको समझ में आ गया तो शिखर शिखर ये होते हैं, इनको लेने नोट्स तो ये निकालना है। अब इजीली ग्राफ बना सकते हो, रफली ग्राफ ये। और इसके बाद हम प्रायिकता और जितना आगे बताएंगे आपको। किसी ने नोट्स नहीं किया है स्टॉप कर लीजिए वीडियो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर कॉपी में इनके नोट्स बनाइए। और अब हम शुरू करेंगे
प्रायता वितरण और वितरण आरेख। तो हम वितरण आरेख की बात करेंगे। वितरण आरेख के बारे में वापस हम लेते हैं फाई, जो मेरे पास क्या था आर थीटा और साई एंगुलर पर डिपेंड कर रहा था। एंगुलर कौन सा था कि एक थीटा था और एक फाई था। ठीक है, फाई के बाद अब मैंने क्या कहा कि इसमें दो चीजें देखी है। ये कौन पे डिपेंड कर रहे हैं, दो चीजें होती हैं यहाँ पर। ये आर दिशा पर भी डिपेंड करेंगे, दिशा मैंने बता दी आपको वही होती है। कौन पर भी डिपेंड करेंगे, दिशा में दूरी पर डिपेंड करते हैं। परंतु एस की बात करते हैं। ठीक है, एस की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जो ये किटा है ना, किटा की जो वैल्यू है वो एम में एल पर डिपेंड करती है और फाई की वैल्यू सिर्फ उस पर डिपेंड करती है एम पर। एम एल हमने निकाल लिया है द्विघातीय संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, और ये सिर्फ चुंबकीय क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है वो कितनी वैल्यूज उसकी मिल रही है हमें। एस की बात करते हैं तो मैं ग्राफ बनाना चाहूंगा। जेड एक्स वाई, जब मैं इसकी ग्राफ की वैल्यू बनाना चाहूंगा तो ये देखिए एक एस है वो गोल ये में प्राप्त होता है। और अगर मैं एक ओपी की बात करूँ, ये रेखा है, ये रहा ओ, ये तो ओ है, ये दूरी क्या होगी पी। अब ओपी की आप कहीं पर भी वैल्यू निकाल लीजिए, अगर मैं यहाँ पर भी निकालता हूँ पी यहाँ पर सभी समान मिलती है दूरियां की, दिशाएं इनकी लगभग सारी समान होती है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, गोलीय सममित बोलते हैं। इसको लिए आप क्या बोलते हैं, गोलीय सममित, इसको हमें बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं गोलीय सममित। मतलब ये क्या होता है, इसमें दिशात्मक गुण नहीं होते हैं। ठीक है, ये एंगुलर फेज पर डिपेंड नहीं करती है क्योंकि इसमें दिशाएं नहीं होती है, दिशात्मक गुण नहीं होता है, गोलीय सममित होती है। सभी दिशाओं में इनकी जो दिशाएं हैं वो सभी समान होंगी। ठीक है, परंतु अगर पी की बात करते हैं तो मैंने कहा था वो डमलाकार होती है। कौन सी होती है, डमलाकार होती है। वो किस पर डिपेंड है, दिशाओं पर डिपेंड करती है। और उसके लिए हम दिशाएं किस प्रकार से, मैंने अभिविन्यासित में क्वांटम संख्या बताया क्योंकि अभिविन्यासित होते हैं पी एक्स पी वाई और पी जेड के रूप में होती है। और इस ग्राफ के थ्रू हम ये समझना चाहेंगे। और पी को देखिए जो आकृति होती है वो डमलाकार होती है, तो हम ग्राफ के थ्रू ये चीजें आपको दर्शाएंगे किस प्रकार से डिपेंड है। समझ में आ गया ना। जो वितरण आरेख है और जो प्रायता वितरण आरेख है वो गोलीय में किस प्रकार से डिपेंड नहीं करता है, दिशात्मक गुण इसके अंदर नहीं होता है। जबकि मैं पी की बात करूं तो पी में होता है दिशात्मक गुण, और साथ में इसमें कौन सा गुण होता है, वो दूरी वाला भी गुण, दूरी और दिशात्मक गुण दोनों होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं इनका अच्छे से हम। वापिस जेड एक्स और ये वाई सिंपल है। पहले मैं एक्स एक्स की बात कर लेता हूँ, भाई मेरा भाई पहले मैं नमलाकार आकृति है वो एक्स एक्स बना लेता हूँ। ठीक है, सिंपल से ग्राफ है। अब एक बार ट्राई करिए, बहुत ग्राफ है। जेड और एक्स और ये रहा भाई, दूसरा वाई एक्स बना लीजिए, बनाना था आपको इस प्रकार से, सही समझ लीजिए। ठीक है, ये वाई एक्स पर हमने ग्राफ बना लिया है और ये हम किस बना लेते हैं, जेड एक्स में। ये हमने क्या बना लिया, जेड एक्स पर बना लिया है। ठीक है, तो इसमें कुछ आपको समझने वाला टॉपिक है नहीं कि हार्ड हो, बहुत इजी टॉपिक है। अरे एमसीक्यू किस प्रकार से बन सकते हैं। एमसीक्यू जैसे मैं स्टार्ट में 4 टॉपिक बताए थे आपको तीसरी के लिए, तो एमसीक्यू के अंदर वो पूछ सकता है आपको, लाइनिंग देके पूछ सकता है, ऑप्शन दे सकता है कि जो आर है, जैसे हम नाभिक से दूर होते रहते हैं तो जो आर की जो वैल्यू है, मतलब जो आर है लीटर बाय प्रायता वो कम होती है बढ़ती है। आपको समझ में आ गया, टॉपिक इंटरेस्टिंग है, ऑप्शन के अंदर पूछ सकता है आपको। इसकी बात करें एमसीक्यू सबसे अच्छा क्वेश्चन जो बनता है, क्या एस है वो वितरण वक्र या एंगुलर फेज पर डिपेंड करता है, नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, कारण गोलीय सममित। क्यों ये क्वेश्चन में क्यों नहीं निर्भर करता है, कारण क्या है, गोलीय सममित है। और जो रिटन एग्जाम की बात करें तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ से उठाकर वो आपको बता सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है, यहाँ पर एंड हो चुका है। तो अगले टॉपिक की हम और चलते हैं एस पी और डी की हम कुछ आकृतियों की बात करेंगे। इससे ही बहुत कुछ लगभग 50% यही हम आगे कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ये से समझ में आ गया तो एस पी बी एफ की जो आकृतियां है तो इतना हार्ड टॉपिक है नहीं है, नोट कीजिए सभी आप। ओके, अब हम नए टॉपिक में एस पी डी एफ की आकृतियों की बात कर रहे थे। अब आकृतियां देखने हमने पीछे जो टॉपिक एंड किया था उसके अंदर हमने एस पी की तो आकृति देख ली थी, अब सिर्फ हमें डी की आकृतियां देखेंगे। उससे पहले देखिए थोड़ा इसमें और है वो, बस थोड़ा आप लिखना चाहो तो इसमें लिखा हुआ साइड स्क्वायर क्या होता है। फिर से वही बात है कि ये नाभिक है, तो वापस रिपीट करो, आपके अच्छा रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, अब मैंने कह रहा था कि ये आर दूरी है। अब ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रोपाइथन की वो जहाँ पे त्रिविम क्षेत्र में इलेक्ट्रोपाइथन की संभावना अधिक होती है। अब ये साइड स्क्वायर की वैल्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे सब दूर जाओगे साइड स्क्वायर वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होती है, कम ही होगी ना वहां पर। जैसे पास में आओगे वहां पर साइड स्क्वायर वैल्यू बढ़ती जाएगी, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर, इतना ही है साइड स्क्वायर का।
अब इसमें आकृतियों की बात करते हैं। अब इसमें एक आवेश अब्र, और क्या है इसमें आवेश अब्र, और इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व। ठीक है, अब क्या होता है जहां पर भी जैसे ये आवेश है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना है, उस संभावना के लिए मैं क्या कर देता हूँ कि इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं हैं। तो इसमें क्या होता है जो आखिरी जो इसकी बाउंड्री लाइन है, इसकी जो बाउंड्री है ना, वो क्या बनाती है एक खबर के रूप में बन जाती है, बादल के रूप में बन जाती है। इससे बाहर का कुछ क्षेत्र नहीं है जहां पर वो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यही क्षेत्र है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, जिससे इसकी आकृति निश्चित हो जाती है। क्या आकृति इसकी गोलाकार है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, जो जहां पर इलेक्ट्रॉन व क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावनाएं होती है, वहां पर कहते हैं अब्र की समान संरचनाएं मिलती है, या अब्र की समान संरचनाएं हम बनाते हैं। उससे बाहर जो क्षेत्र होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नहीं होगी, उसके अंतर्गत ही इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होगी। तो इसी को आप क्या आवेश अब्र कहोगे या इलेक्ट्रॉन घनत्व कहेंगे। और जीरो की आकृति होती है ना, गोलाकृति होती है, उसी के आधार पर हम बात करें। मैंने ग्राफ बनाया था, मैंने कहा था कि वैलेंस की बात करते हैं, कोई भी नोट्स नहीं होते हैं, शिखर की वैल्यू सिर्फ इसमें एक होगी। तो इसमें जब हम साइन स्क्वायर और आर है कि मतलब जब ग्राफ बनाओगे कुछ इस प्रकार से आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, इस रूप से आपको ग्राफ वो मिलेगा। मैंने जो बात की थी, ठीक है, 1s की बात करी थी। तो देखिए ये तो 1s के लिए है, 1s के लिए हम आकृतियों की बात करें तो आकृतियों की बात करें तो देखिए आकृति किस प्रकार से होती है। मैंने कहा था कि आप यहाँ पर ले लीजिए, हाँ ठीक है, ये हो गया जेड, ये हो गया हमारा एक्स, थोड़ा इसको और आगे बढ़ा दीजिए, ये हमारे पास क्या होगा वाई। मैंने कहा था कि ये ओपी के रूप में आपको दिखाई देती है, 1 इसके लिए है। अब आपसे को ये ना जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन को मानते हुए उसको के आधार पर ये आकृति हमें दी गई है। मैंने हाइड्रोजन के लिए तो होता है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे, अगर 2s की हीलियम की बात करें तो उसकी आकृति आप किस प्रकार से बना लोगे, और सिंपल है। अब इसके लिए आप 3s के लिए इजीली बना सकते हो, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं वाई, उसकी जब आकृति बात करें तो एक तो अपर हो गया जो 1s के लिए है, थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, दूसरे अपर की ओर बना लीजिए। इस समय ये प्रथम अग्र इसको थोड़ा सा गहरा कर दीजिए, दूसरा अग्र इसको वापस थोड़ा सा इसको गहरा कर दीजिए। ये हमारे पास क्या होगा, दूसरा अग्र ये बन चुका है। ठीक है, ग्राफ तो हम 2 शिखर ले सकते हैं, उसके लिए 2 शिखर हो सकते हैं, फिर 3 वो तो इजीली बना सकते हो। ठीक, चित्र की बात करें तो ये डायग्राम इस प्रकार से आप बनाओगे। अब हम बात करते हैं पी के लिए। पी के लिए अगर आप पी की बात कर रहे हो तो शिखर इसमें कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, पाई स्क्वायर और नोड्स की संख्या की बात करें तो नोड्स के इसमें 1 होंगे। शिखर 1 नोड्स भी शिखर शिखर 2 है और नोड्स क्या हो जाएंगे, इसमें 1 हो जाएंगे। पी की बात करें तो 2p की, तो इसमें कितना शिखर कितना हो जाते हैं, 1 तो शिखर इसमें 1 है। नोड्स की संख्या बात करें, नोड्स इसमें 2 है, तो आप कुछ इस प्रकार से इसको बना सकते हो, किसके लिए, 2p के लिए। 2p की बात करें, शिखर की बात करें तो शिखर की वैल्यू हम n-1 से निकालते हैं, शिखर इसके अंदर हमारे पास अब 1 मिलता है। नोड की संख्या भी हम क्या निकालते हैं, 1, तो 1 नोड चाहिए, रहा नोड्स। ठीक है, शिखर हमारे पास इसमें 2 मिल गए हैं, नोड्स हमारे पास 1 है। ठीक है, अब इसको एक तरीके से और भी बना सकते हो, तो शिखर बना लीजिए इस प्रकार से, ठीक है, 2 शिखर हो गए, नोड्स में 1 हो चुका है। आकृति जो मैंने पीछे बात की थी आप देख लीजिए, एक आकृति सिर्फ बना रहा हूं मैं, बाकी आकृति मैंने बनाई थी वहां पर, जेड एक्स ये वाई, तो ये वाई, ठीक है। एक्स एक्स की बात करें तो डबलाकार आकृति होती है, यानी डबलाकार आकृति। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम गहरा कर लीजिए, वाई एक्स के लिए बनाते हो, जेड एक्स के लिए बनाते हो। अब हम बात करें डी कक्षों के लिए आकृतियों की बात करते हैं, तो डी कक्षक होते हैं, उनके जो आकृतियां हैं। अब इसमें क्या नोट्स तल बने, नोट्स तल क्या होते हैं, नोट्स के बारे में पढ़ लिए, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं कम होती है, नोट्स तल कहते हैं। ठीक है, नोट्स कहते हैं। देखिए अब कोई क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, यहाँ पर जो नाभिक है और इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है, तो इसके मध्य जो तल बन रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कम हो, नाभिक के जो मध्य तल बन रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नोट्स तल बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डी की। डी को देखो डबलाकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबलाकार बोलते हैं, जो डबलाकार बोलते हैं। इनकी आकृति को देखते हैं किस प्रकार से बनती है। वही सिग्नल ले लीजिए, इसका आकृति लीजिए, जेड और ये वाई। पहले ही मिलते हैं डी एक्स वाई, एक्स वाई मतलब एक्स वाई के मध्य बनेगा, तो एक्स और वाई कहां पर है, देखिए पहले ये एक्स और वाई, तो एक यहां से बना सकते हैं, वाई सारा है ना, ठीक है, तो एक यहां से बना लीजिए, ठीक है, और एक मैं क्या लेता हूँ, वाई एक्स, जेड एक्स एक बना लीजिए आप इसको, ये डबलाकार हमने कर दिया।
ये हमने एक्स वाई की बना ली, बहुत इजी बना सकते हैं आप, 2-3 बार तीसरे में जिसको गिना हो गया। क्या हमारे पास जेड है, तो ये हमारे पास एक्स है, दूसरा अगर बनाए तो वाई जेड कौन सी दिशा है, वाई जेड, वाई जेड देखिए, वाई जेड एक तो ये वाला है, यहाँ पर बना सकते हो दूसरा वाई जेड, ये वाले वाई जेड है, ये जेड एक्स हो गई आपके लिए, और ये हो गई, ठीक है, सी बना लेंगे इनको, ठीक है, ये नोट्स कीजिए तब तक हम, ठीक है। दो आपके चैनल तीसरे आकर की बात करें तो तीसरे आकर क्या सुनेंगे, ये जेड एक्स जेड एक्स देखिए कौन सा, ये जेड एक्स ही है पूरा, जेड और एक्स तो एक, ठीक है। दूसरा अगर जेड एक्स की बात करें तो ये क्लियर, ठीक है, ये डबल आकार रखते हैं। तीसरे की अगर बात करें वो सिंपल है, समझ में आना तब जेड है, डबल आकार आकृति बनने वाली है, किन के मध्य बनी, एक है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, वो दीजिए, वाई कौन सा, ये तो है, ये लीजिए वाई, और एक्स कौन सा है, ये थोड़ा सा इसको भी आगे बढ़ा दीजिए, इसको थोड़ा और इस प्रकार से, ठीक है, मिल गया। वापस एक बार रिपीट और कर दूंगा मैं इनको कि किस प्रकार से आप देख सकते हो। और आखिरी के जेड स्क्वायर है, ये वाई रहा, ये जेड रहा, और ये एक्स रहा, ये रहा जेड, तो इसको भी आगे बढ़ा दीजिए, इसमें हम ये दो तल। अब देखिए बहुत सिंपल है, इसको आप समझोगे सर, ये तो बता दिया सर, अब इनको एक बार फिर से बता देते हैं ये कैसे करते हैं। पहले यकीन याद रखिए, ग्राफ की 3D बनने वाला है, ये क्या मतलब 3D, इसी के लिए हमने ये भुजा खींची है, और वो वाई वाला ई वाला तो इजी था, 2D के अंदर बन जा रहा था। अब देखिए फ्लैट डी एक्स वाई है, तो हमें तल कौन से मध्य खोजने हैं जहाँ एक्स वाई हो। अब देखिए एक्स वाई की बात में तो यह एक्स और ये रहा, एक तो ये रहा बीच में तल आपको, और एक तल कौन सा, ये वाई रहा, और ये एक्स रहा, ये रहा, दो तल मिल रहे। मध्य ग्राफ बनाना, बस डी वाई जेड की बात करते हैं तो वाई जेड कहाँ पर, वाई और जेड, एक तो ये रहा और एक सही रहा, ठीक है। दूसरा क्या जेड एक्स है, कहाँ पर बनाने वाली है हम, एक तो यहाँ पर बना लेंगे और एक क्या बना लेंगे, इधर बना लेंगे। ये दूसरा एक्स वाई, एक्स दिशा है उसको डबल आकार कर एक वाई पर बना लीजिए, और आपके क्या डी जेड स्क्वायर जेड पर बना लीजिए, इस प्रकार से बना लीजिए। एमसीक्यू आ सकते हैं, पूछ सकते हैं आकृति, अगर आपको पूछ सकता है कि निम्न में किसकी कौन सी आकृति है, ठीक है, और या आकृतियां देख कर पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी किसकी आकृति है। एमसीक्यू नॉर्मल और एमसीक्यू में वो पूछ सकता है, पूछ लेगा इनमें से या पी में से आपको आकृति दे देगा, या ऑप्शन में दे देगा कि पी की आकृति क्या होती है, डबलाकार होती है, क्या ये डबलाकार होती है, हार्ड क्वेश्चन पूछे ना दे देगा, देखो कॉन्सेप्ट में बनी हुई है, आप अगर समझा हुआ अंडरस्टैंड किया तो इजीली बना सकते हो। डी वाई जेड के होते हैं, कितना भी टफ क्वेश्चन हो, कितना भी क्वेश्चन हो, इजीली समझ सकते हैं अगर आपने अच्छे से टॉपिक को समझा है। तो अगली क्लास के अंदर हम ओम का सिद्धांत पढ़ेंगे, और उसके बाद मात्र एक क्लास और है, और ये खत्म हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ लगातार आप क्या कर लीजिए इनका, पिछली दो क्लास में रिवीजन कीजिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा फिर से कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ मैं, आप कमेंट्स बॉक्स में अपने डाउट्स लिख सकते हैं, और अगली जो आने वाली क्लास है उसमें आपके सोल्यूशन जरूर दिए जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं आपको एक और क्लास में नए लेक्चर के साथ।